नमस्कार मित्रों, मैं अंशुमान सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद रोहन सर पर फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने मौर्योत्तर काल में इंडो ग्रीक आक्रमण को आगे बढ़ाते हुए आज यूक्रेटाइडीज वंश के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाए। तो हमने पिछली क्लास में भारत पर होने वाले इंडो ग्रीक आक्रमण को पढ़ा और उनमें आपने देखा था कि मुख्यतः दो वंश ने, इंडो ग्रीक शासकों के दो वंश ने भारत में शासन किया। एक आपने देखा था डेमेट्रियस वंश और दूसरा यूक्रेटाइडीज वंश। तो डेमेट्रियस वंश के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा। उस क्लास को आपने नहीं देखा तो पहले जा करके उस क्लास को देखिए, फिर आप इस क्लास को देखिएगा। तो आपने देखा था कुछ महत्वपूर्ण शासक डेमेट्रियस वंश के से डेमेट्रियस ही थे, फिर डेमेट्रियस थे, मिनांडर थे, ठीक है, स्ट्रैबो थे और स्ट्रैबो सेकंड थे। और आपने देखा कि स्ट्रैबो सेकंड डेमेट्रियस वंश का एकमात्र शासक है जिसने शीशे के सिक्के जारी किए। आपको मैंने कमेंट बॉक्स में ये चीजें लिखा था। तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट शासकों को पढ़ा जो कि डेमेट्रियस वंश के थे। आइए आज उसी इंडो ग्रीक की दूसरी शाखा यूक्रेटाइडीज वंश का अध्ययन हम लोग शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे आज का जो टॉपिक है यूक्रेटाइडीज वंश। तो मौर्योत्तर काल के दौरान ही आप देखेंगे कि भारत पर इंडो ग्रीक की दो शाखाओं ने शासन किया, जिसका हमने एक शाखा का अध्ययन पिछली क्लास में किया और अगली शाखा आज है। तो आप देखेंगे जैसे आपका भारत का मैप बन जाए छोटा सा, ये तो आप देखेंगे कि दो शाखाएं, एक शाखा तो हिंदुकुश पर्वत से लेकर के आप देखेंगे कहां तक, तो आप देखेंगे जो झेलम नदी है, पहले सिंधु नदी है, यस, फिर झेलम नदी है, जी। तो झेलम नदी के बीच में आप देखेंगे तक्षशिला का राज्य विकसित है। क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला। तो आप देखेंगे हिंदुकुश से लेकर के, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश से लेकर के आधुनिक तक्षशिला तक का जो साम्राज्य था, इस साम्राज्य पर आप देखेंगे कि इंडो ग्रीक की दूसरी शाखा यूक्रेटाइडीज शाखा के लोग यहाँ पर शासन किए, यहाँ पर अपने साम्राज्य का विस्तार किए। कहाँ से कहाँ तक? तो हिंदुकुश पर्वत से लेकर के झेलम नदी तक के साम्राज्य पर यूक्रेटाइडीज वंश के लोगों ने शासन किया और अपनी राजधानी किसको बनाया? तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। क्लियर हुआ? तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। जबकि आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? डेमेट्रियस वंश। डेमेट्रियस वंश के जो शासक थे वो झेलम नदी से लेकर के आप देखेंगे मथुरा तक के इलाके पर शासन किए। मथुरा तक के इलाके पर शासन किए। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा कि इन्होंने राजधानी क्या बनाया, अपनी राजधानी किस नगर को बनाया, ये आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। तो यूक्रेटाइडीज वंश कहां से कहां तक? तो लगभग आपके बैक्ट्रिया या हिंदुकुश पर्वत से लेकर के आपके झेलम नदी तक के साम्राज्य पर अधिकार किया, यहाँ पर शासन व्यवस्था कायम की और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। किसने? यूक्रेटाइडीज ने। तो देखिए यूक्रेटाइडीज वंश का पहला शासक यूक्रेटाइडीज ही है। तो यूक्रेटाइडीज के नाम पर ही इस शाखा का नाम यूक्रेटाइडीज शाखा पड़ी है। ओके, तो आप देखेंगे यूक्रेटाइडीज ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को राजधानी बनाई। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपसे कि भारत के कुछ हिस्सों को जीता होगा, तो मेनली आप देखेंगे सिंधु से लेकर के झेलम नदी के बीच का जो हिस्सा है इसी को जीता। सिंधु से लेकर के देखिए, सिंधु से लेकर के ये देखिए, ये सिंधु है और ये झेलम है। सिंधु से लेकर के झेलम तक के बीच के हिस्से को लगभग जीता और इधर के प्रदेश को तो जीता ही था। तो आप देखेंगे कि हिंदुकुश से लेकर के झेलम नदी के बीच में अपने साम्राज्य का निर्माण किया और किसको? तो तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। तो इनकी राजधानी तक्षशिला है। डेमेट्रियस वंश की राजधानी क्या थी? कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर आप दीजिएगा। ठीक है, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, जैसे इसके सिक्के पर कपिसा के नगर देवता का अंकन है। ये आपसे कभी कोई पूछ लेता है कपिसा के नगर देवता का अंकन, आप कमेंट बॉक्स में इसका भी उत्तर दीजिएगा। कपिसा आधुनिक किस राज्य में स्थित है? ओके, तो इसके सिक्कों पर कपिसा के नगर देवता का भी अंकन मिलता है। किसके सिक्कों पर? तो यूक्रेटाइडीज वंश के, यूक्रेटाइडीज के सिक्कों पर कपिसा के नगर देवता का अंकन मिलता है। आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि यूक्रेटाइडीज ही वह व्यक्ति था, यूक्रेटाइडीज ही वह व्यक्ति था जिसने जिसने इंडो ग्रीक शासकों में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। आप देखेंगे यूक्रेटाइडीज वंश का दूसरा शासक एंटियालकिड्स।
एंटियालकीड्स के बारे में भी मैंने आपको बताया ही था पिछले क्लास में, लेकिन यहाँ पर भी एक बार चर्चा करना आवश्यक है। तो आपने देखा कि शुंग वंश आपने पढ़ा, तो शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र, याद होगा आपको, शुंग वंश के 9वें शासक, क्रम ना याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि शुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में एंटियालकीड्स का राजदूत हेलियोडोरस आता है और विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाता है, निर्माण करवाता है। किसके सम्मान में? तो आप देखेंगे वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गरुड़ स्तंभ बनवाता है। तो देखिए एंटियालकीड्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बातें हैं कि शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र कौन है? भागभद्र हैं। कौन? शुंग वंश के 9वें शासक है भागभद्र। इनके दरबार में इसका राजदूत मतलब एंटियालकीड्स का राजदूत हेलियोडोरस आता है। कौन आता है? हेलियोडोरस आता है और इसने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। क्या कर स्थापित करवाया? गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। तो राजदूत कौन है? हेलियोडोरस है। किसका राजदूत है? एंटियालकीड्स का राजदूत है। किसके दरबार में आ रहा है? तो आप कहेंगे शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आ रहा है। तो इसके बारे में मात्र एक इंपॉर्टेंट तथ्य यही था कि एंटियालकीड्स शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में इसके राजदूत यानी एंटियालकीड्स के राजदूत हेलियोडोरस आते हैं और विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अब अगला शासक या अंतिम शासक हार्मियस। यूक्रेटाइडीज वंश का जो अंतिम शासक होगा वो हार्मियस होगा और हार्मियस के बारे में कोई भी बेहतरीन इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, जितना है कि ये इंडो ग्रीक का अंतिम शासक है। तो आप देखेंगे भारत पर शासन करने वाले इंडो ग्रीक शासकों में 3 शासकों को आपने देखा, एक यूक्रेटाइडीज, दूसरा आपने देखा एंटियालकीड्स, तीसरा आपने देखा हार्मियस। तो इन 3 शासकों का नाम आप लोग याद रखिएगा, यूक्रेटाइडीज, एंटियालकीड्स और हार्मियस। ओके, तो अब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि हार्मियस के बाद आप देखेंगे एक आपका दिया गया है इंडो ग्रीक शासकों का भारत पर जो आक्रमण हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत पर। देखिए इंडो ग्रीक शासकों का भारत आक्रमण का प्रभाव या भारत पर प्रभाव। तो इंडो ग्रीक शासकों ने जो भारत पर आक्रमण किया उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आइए इसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला देखिएगा मुद्रा पर शासकों के नाम का अंकन की शुरुआत। तो अभी तक तो मेनली आप देखें कि मुद्रा ही नहीं बन रही थी। आपने देखा कि लगभग मौर्य काल में आपने क्या देखा था कि मेनली वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर ही व्यापार होता था। तो मुद्राओं का प्रचलन भी पहली बार आप देख रहे हैं इंडो ग्रीक शासक ही कर रहे हैं और उन मुद्राओं पर शासक के नाम का अंकन भी मिल रहा है। तो पहली बार शासक का नाम किस वंश के शासकों के सिक्के पर मिलता है, तो आप क्या बोलेंगे? इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के पर मिलता है। और इंडो ग्रीक ने ही भारत में क्या लाया? सिक्कों पर राजा का नाम अंकित करने की प्रथा। किसने लाया? इंडो ग्रीक शासकों ने ही लाया। तो आप इसको पता याद कर लीजिएगा, क्योंकि आज भी आपको जो सिक्के मिलते हैं उस पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे आधुनिक जो भी गवर्नर होता है उनके नाम होते हैं, ठीक है, कुछ भारतीय चिन्ह होते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं सिक्कों पर जो ये सब अंकन जो मिल रहे हैं आज के समय में, इसको लाने का श्रेय किसको है? इंडो ग्रीक शासकों को है। ओके, ठीक है, आप 1 रुपए का सिक्का देखिएगा, उस पे बहुत सारे अंकन बने होंगे, बहुत सारे आप देखेंगे चिन्ह बने होंगे। तो आप आज जा करके उस सिक्के को देखिएगा। तो मुद्रा पर सिक्कों के नाम का अंकन की शुरुआत इंडो ग्रीक शासकों ने करवाई। ठीक है, अगला पॉइंट आप देखेंगे इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के भी जारी करवाए। और इतना ही नहीं, सोने के सिक्के भी जारी करने का प्रथम श्रेय इंडो ग्रीक शासकों को ही है। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था। तो ये भी आपका एक प्रभाव पड़ा कि भारत में सिक्के पर लेख लिखना इंडो ग्रीक शासकों ने शुरू किया और सोने के सिक्के चलाने का श्रेय भी पहली बार इंडो ग्रीक शासकों को ही है। तो 2 पॉइंट आप लोग मित्रों याद रखिएगा। एक तो आप याद रखिएगा कि इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के या लेख वाले सिक्के चलवाए, और साथ ही साथ सोने की भी पहली बार सिक्के चलवाने का जो श्रेय है वो भी इंडो ग्रीक शासकों को ही है। तो इंडो ग्रीक शासकों के प्रभाव में आकर के ही आप देखेंगे कि भारत में सोने के सिक्के चले। तो आप देखेंगे पहली बार सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको है? इंडो ग्रीक शासकों को है। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको है? तो कुषाण वंश के शासकों को है।
और सबसे ज्यादा सिक्के चलाने का जो श्रेय है वो किसको है? गुप्त वंश के शासकों का है। तो इंडो ग्रीक पहली बार सोने के सिक्के, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश, आगे पढ़ेंगे, और सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त वंश, वो भी आप आगे पढ़ेंगे के शासकों ने चलवाया। तो ये चीजें आपको समझ में आई। अगला, सांचे में ढले ठप्पा विधि यूनानियों की देन है। जो आप ठप्पा से दाब करके सिक्के का निर्माण करते हैं, सांचे में सिक्के का निर्माण करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो विधि आई, ये भी आप देखेंगे कहां से आई? यूनानियों से आई। कहां से आई? यूनानियों से आई, या हिंद हिंद यूनानियों से आई। तो सांचे में ढले ठप्पा विधि यूनानियों की देन है। और इनकी अधिकांश मुद्राएं आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या देखेंगे? इनकी अधिकांश मुद्राएं रजत मुद्राएं हैं। क्या हैं? रजत मुद्राएं। तो आप देखेंगे कि इंडो ग्रीक शासकों की अधिकांश मुद्राएं रजत मुद्राएं हैं, ठीक है। और आप देखेंगे सांचे में ढले ठप्पा विधि से यूनानियों ने पहली बार सिक्के बनाना प्रारंभ किया, और यही भारत में देकर गए। भारत में इस चीज का भी प्रभाव पड़ा, और आज भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं सांचे में निर्मित होता है आपके जो सिक्के बनते हैं। फिर द्विभाषिक और द्विलिपिक मुद्रा, और एक ही सिक्के पर दो भाषाओं के लेख, और आप देखेंगे एक ही सिक्के पर दो लिपियों में लेख भी आप देखेंगे इंडो ग्रीक शासकों की ही देन है, जो कि भारत में है। तो भारत में एक ही सिक्के पर दो भाषा में और दो लिपियों में लेख भी किसने दिया? तो इंडो ग्रीक शासकों ने दिया। तो द्विभाषिक लेख भी मिलते हैं, दो भाषाओं में लेख सिक्कों पर, और साथ ही साथ द्विलिपिक यानी कि दो लिपियों में भी लेख देखने को मिलते हैं। इंडो ग्रीक शासकों का ये भी प्रभाव भारत में पड़ा। अगला, यवनिका। यवनिका आप जानते होंगे, जैसे आप नाटक देखते होंगे, नाटक शो, तो उसमें पर्दा होता है, पर्दा। तो जो पर्दा का कॉन्सेप्ट आया हुआ है वो भी मेनली हिंद यूनानियों से ही भारत में आया हुआ है। तो आप देखिए नाटक में प्रयुक्त पर्दा, नाटक में प्रयुक्त पर्दा भी जो आपका है, इसको यवनिका बोलते हैं। तो यवनिका का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको कहीं ना कहीं देखेंगे कि हिंद यूनानियों से ही भारत में आया, ठीक है। तो पर्दे के, नाटक का जो पर्दा होता है उसका भी कॉन्सेप्ट यवनिका के रूप में किसने लाया? तो यूनानियों की ही देन है भारत में। गांधार मूर्तिकला यूनानियों के प्रभाव से प्रेरित रही। जो आपकी गांधार मूर्तिकला है, जब आप आर्ट एंड कल्चर की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें आप मथुरा मूर्तिकला देखेंगे और गांधार मूर्तिकला देखेंगे। तो जो गांधार मूर्तिकला है, जो भगवान बुद्ध की भाव भंगिमा पूर्ण मूर्तियां बनाता है, ठीक है, उनके शरीर के एक एक अंग का बेहतरीन अंकन करता है। तो वो भी जो ये मूर्तिकला का जो प्रचलन हुआ, वो भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे इंडो ग्रीक शासकों के प्रभाव से ही आया। यानी कि शरीर के हर अंग अच्छे से, आसानी से आप देख सकते हैं उस मूर्तिकला के अंतर्गत। तो गांधार मूर्तिकला का भी विकास हिंद यूनानी शासकों ने या यूनानियों के प्रभाव से ही भारत में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट आपका है, मुद्रा पर शासकों के नाम का अंकन की शुरुआत यूनानियों ने की। शायद यहाँ पर भी लिखा था मुद्रा पर शासकों के नाम का भी अंकन की शुरुआत। तो ये पॉइंट दो बार हो गया है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेनली आप याद कर लीजिएगा कि मुद्रा पर शासकों के नाम का अंकन की जो शुरुआत करते हैं वो यूनानी शासकों की ही देन है भारत में। तो मित्रों, ये आपके हिंद यूनानी शासकों की जो क्लास थी वो कंप्लीट हुई, ठीक है। तो हम लोग एक बेहतरीन अध्ययन किए इंडो ग्रीक शासकों का और इंडो ग्रीक आक्रमण का, इनके साम्राज्य के बारे में, इनकी राजधानियों के बारे में, और इनके शासकों और शासकों के द्वारा किए गए कार्य के बारे में भी अध्ययन किया हमने। और साथ ही साथ इंडो ग्रीक आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव पड़े, इसका भी हम लोग बेहतरीन अध्ययन किया। यदि इंडो ग्रीक आक्रमण से भारत में इंडो ग्रीक आक्रमण से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको आप नोट बना लीजिए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने मित्रों तक। तो इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं। अब अगली क्लास में हम लोग पहलव और शक आक्रमण को पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों।